इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इससे पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे पहले मैंने एटॉमिक साइज कवर अप किया हुआ है, और अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी is also called as ionization potential. Ionization potential. Actually आप इसे in terms of potential भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और in terms of energy भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. It is actually the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. यदि हम एक isolated gaseous atom की बात करें, isolated means the atom should not be chemically combined. Gaseous मतलब वो अपनी एनर्जी, फिजिकल स्टेट्स जो सॉलिड लिक्विड गैस की हम बात करते हैं उसमें गैस फेज में हो, मतलब हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट में हो। ऐसी सिचुएशन में जब आप एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो दैट एनर्जी इज प्योरली यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जब आप आइसोलेटेड गैसियस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो प्योरली उस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रॉन करेगा टू ओवरकम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन and it will come out of the atom. तो यदि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1 इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने पर जो कैटायन फॉर्मेशन होगा, इस प्रोसेस के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। I have mentioned it ionization energy 1 क्योंकि the atoms with different number of valence electrons have different property to lose a definite number of electrons. Alkali metals की बात करें तो they have only 1 electron in their valence shell, so they lose 1 electron and acquire the stable state. But other than alkali metals, if we now talk about alkaline earth metals, valence electrons का number है 2. So the amount of energy required to remove now one more electron should also be taken into consideration. जब आप one more electron इससे remove करते हैं तो इस बार आप एनर्जी को second ionization energy mention करते हैं. So the concept of ionization energy is always associated with the successive values of ionization energy. In a similar way, if we proceed for removal of one more electron, the tri-positive ion formation, then the energy required is third ionization energy and so on. यदि आप इसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने में इसे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल मेजर किया जाता है। In the discharge tube experiment, the potential applied across the two ends of the discharge tube will decide the ionization potential. So, you might be knowing well about the relationship. The potential of 1 volt is equal to 1 electron volt energy, that is also equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. यदि हम वोल्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं मतलब हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एक्सप्रेस कर रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल. सो इट कैन बी सेड एज फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. If we are expressing it in joules, that means we are expressing it in terms of energy. And then we can call it first value, second value, third value and so on. Now the main point is, जब successive ionization energies की बात होती है
तो एक कंसेप्ट फिक्स्ड है, एलिमेंट का नेचर जो भी हो, सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर फॉर ऑल एलिमेंट्स. IE1 value will be less than IE2 will be less than IE3 and so on. ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, न्यूट्रल एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. आफ्टर द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में आपको बताया है एटॉमिक साइज को लेकर जब बात हो रही थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का वह चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए इफेक्टिव है. विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट Z इफेक्टिव और द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. इट मीन्स नाउ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा बचे हुए इलेक्ट्रॉन का, तो नेचुरली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और ज्यादा एनर्जी देने के बाद ही पॉसिबल होगा. सो इन दैट वे द सक्सेसिव वैल्यूज ऑलवेज इंक्रीज. एलिमेंट चाहे जो भी आप ले रहे हो, सक्सेसिव वैल्यूज विल ऑलवेज इंक्रीज. बट वी हैव इंटरेस्टिंग फैक्ट, सक्सेसिव वैल्यूज किसी भी एलिमेंट के लिए बढ़ती तो है, लेकिन एक जो इंक्रीज का मैग्नीट्यूड होता है ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होता है. इंक्रीज का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, बात की जाए सपोज किसी अल्कली मेटल की, लेट अस टेक सोडियम. नाउ एज वी नो दैट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन फॉलोड बाय वन मोर इलेक्ट्रॉन इन 3s orbital. So after the loss of one electron it is acquiring stability. That means the removal of second electron will be difficult. So for sodium we shall say that IE1 is much less than IE2. ये गैप हमें फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू के बीच में बहुत बड़ा गैप मिलता है. सपोज नाउ आई टॉक अबाउट कैल्शियम. Now the configuration of calcium is that of argon followed by two more electrons in the 4s orbital. इस बार क्या होगा, इस बार IE1 no doubt it will be less than IE2. दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैल्शियम विल एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन, स्टेबल होगा. इसलिए removal of next electron will be now difficult in the sense it will consume more amount of energy. So this time you will find a bigger difference between the second and the third value. When we talk about questions, examination में जब questions पूछे जाते हैं तो sometimes they directly give the question in this manner. A metal M shows sudden increase in its fourth ionization energy. इसका मीनिंग ये है कि वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक तो इंक्रीज शो कर ही रहा था, देन आफ्टर इट हैज शोन अ सडन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी. इस इंफॉर्मेशन के बाद दे कनेक्ट द क्वेश्चन विथ सम कंपाउंड, लाइक बताइए उस कंपाउंड, उस मेटल के लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा. I repeat, the complete question is a metal M shows sudden increase in its fourth ionization energy value. What will be the formula of its oxide? ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया. मेटल M के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? मेटल M के बारे में इंफॉर्मेशन है कि IE1, IE2, IE3 रेगुलर मैनर में इंक्रीज हो रहे थे, but there was a sudden increase in IE4. ये जो sudden increase in IE4 है ये क्या इंडिकेट करता है? Metal M acquired stable configuration after the loss of 3 electrons. So after the loss of 3 electrons
इफ इट गॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है इसका स्टेबल आयन ट्राई पॉजिटिव होगा। इस मेटल के लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। नाउ वी नो दैट ऑक्साइड आयन इज ऑक्सीजन -2, so the formula of its oxide will be M2O3. This way the questions are asked. This is one of the pattern. Questions को लेकर एक ये तरीका है, एक मेथड हो सकती है। डायरेक्टली अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव वैल्यूज दिए जाएं और फिर कंपाउंड्स को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या डायरेक्टली स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए। A metal shows sudden increase in the third ionization energy. What will be the stable oxidation state of the metal? Stable ion कौन सा फॉर्म करेगा? कैल्शियम डाई पॉजिटिव स्टेबल आयन। क्यों? क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है। A metal has only one valence electron. Then what will be true related to the ionization energy? इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। द ट्रू थिंग रिलेटेड टू इट्स आयनाइजेशन एनर्जी विल बी अ बिग डिफरेंस इन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू। सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। आई रिपीट द डेफिनेशन। हम आयनाइजेशन एनर्जी को बोलते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the outermost shell of an isolated gaseous atom. कुछ इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल पॉइंट्स को हम रिलेट करें, जैसे हर एलिमेंट के लिए सक्सेसिव वैल्यू इंक्रीज होना है, दैट इज फाइन। और अब यदि कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी for comparison of ionization energy for different elements हो रहा है, और सपोज वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ऑफ कोर्स जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नियॉन Na+, Mg2+, these are the isoelectronic species. न्यूट्रल एटम सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होगा Na+ की आयोनाइजेशन एनर्जी। आई रिपीट, न्यूट्रल सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है Na+ की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इट्स वेरी ऑब्वियस एंड सिंपल। X डाई पॉजिटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? X की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बस इसी तरह का मैटर मैं यहां पर बोल रहा हूं। न्यूट्रल सोडियम एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की सेकेंड वैल्यू Na+ की फर्स्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मानी जाएगी। अब मैं फर्स्ट और सेकंड का मैटर न लेकर बात कर रहा हूं, इनसे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। फ्रॉम द न्यूट्रल नियॉन एटम, फ्रॉम पॉजिटिव सोडियम एंड फ्रॉम डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ देम विल बी डिफरेंट। इट वोंट बी सेम, obviously because they have same number of electrons but not same number of protons, or they do not have the same nuclear charge. इनका न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं है। सो नियॉन हैज 10 electrons with 10 protons, Na+ has 10 electrons but with 11 protons, Mg2+ has 10 electrons with 12 protons. इसलिए obviously more number of protons will attract the same number of electrons up to a greater extent. इसलिए हम लिखेंगे for isoelectronic species more is the nuclear charge,
more is the nuclear charge, more is the ionization energy. ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर अप्लाई होगा. वन मोर थिंग, जब आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कंपेयर कर रहे हैं तो यू नीड नॉट सी देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल. कोई कहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा. जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, फिर सारा गवर्निंग पार्ट न्यूक्लियर चार्ज बन जाता है ऐसी स्पीशीज के लिए. तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. इट विल नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. नाउ कम्स द कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स. यदि बात की जाए पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर, तो वी शुड नो अबाउट द फैक्टर्स दैट गवर्न आयनाइजेशन एनर्जी. फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व फर्स्ट एटॉमिक साइज. हम इंडिविजुअल फैक्टर के पहले इफेक्ट्स देखते हैं, देन हम बात करेंगे कि इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है. राइट, तो एटॉमिक साइज की बात करें. साइज ऑफ एटम स्मॉल, इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन ज्यादा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट. मीन्स स्मॉलर इज द एटॉमिक साइज, more is the ionization energy. The second factor that works is about effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Repeatedly हमने effective nuclear charge को define किया है. न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव होगा. ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा एंड द रिमूवल विल बी डिफिकल्ट. सो मोर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर शेल्स होते हैं, ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में. उनके इस इंफ्लुएंस को ही शील्डिंग इंफ्लुएंस, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है. नेचुरली अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शील्डिंग प्रोड्यूस करेंगे तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा. आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस. सो मोर इज द शील्डिंग इफेक्ट, लेस विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी हो जाएगा यदि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा क्रिएट करते हैं तो. देयर इज वन मोर फैक्टर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक configuration. There are some of the configurations जब एटम उस तरह के पैटर्न पर होता है, कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न पर, जैसे एग्जैक्टली हाफ फील्ड पी सबशेल का या फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स का होना, ये कुछ स्टेबल स्टेट्स होती हैं. कॉन्फ़िगरेशन की कुछ स्टेबल स्टेट्स हैं, एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबशेल और अ फुलफिल्ड सबशेल. ऐसी कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफिकल्ट हो जाता है. इट मींस मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होगा. दीज आर द 4 गवर्निंग फैक्टर्स जो अभी हमने अलग अलग लेवल पर देखे, बट इनका होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट. जैसे जब हम पीरियोडिक टेबल में कंपैरिजन करेंगे तो ये फैक्टर्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करते हैं. फॉर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप इनके कुछ रिलेशनशिप्स को भी ध्यान में रखिए. जैसे हमने लास्ट पार्ट में भी बताया है, Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा से हमने रिप्रेजेंट किया है.
Do not forget this point. Effective nuclear charge is nuclear charge minus shielding constant. इससे मिलता है हमें. अब पीरियोडिक टेबल में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं. कंपैरिजन मतलब ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. लेट अस सी क्या होता है. जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो फैक्टर्स पहले फोकस करिए. फैक्टर्स पर क्या एटॉमिक साइज में कोई वेरिएशन आता है? यस. द प्रीवियस पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाज एटॉमिक साइज. इसमें हमने बात की है कि डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है. साइज तो इंक्रीज होगा, फाइन. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो Z बढ़ता है एंड सिग्मा भी बढ़ता है. इसलिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन Z इफेक्टिव. टोटल चार्ज बढ़ता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का ऑब्स्ट्रक्शन भी बढ़ता है. इसलिए Z इफेक्टिव पर इन अ ग्रुप कोई खास चेंज ऑब्जर्व नहीं होता. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज में फर्क आता है? Z इफेक्टिव डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली. शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग. एज वी से दैट शेल्स बढ़ रहे हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग भी बढ़ेगी. दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग. आउटरमोस्ट शेल एक जैसा होता है, सिमिलर इन कॉन्फ़िगरेशन होता है. जैसे मैं बात करता हूं यदि 14th ग्रुप एलिमेंट्स की, सो दे ऑल हैव NS2 NP2 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल के साथ. So configurationally they do not show any kind of difference. outermost shell में similarity है. प्रॉपर्टीज कौन सी वेरी कर रही है? एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट. अब जरा फैक्टर्स को रिलेट करिए. जब साइज बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. साइज बढ़ने और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. सो द कंक्लूजन हैज कम. ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, the ionization energy decreases. जब आप पीरियोडिक टेबल जैसा टॉपिक पढ़ते हैं तो जो भी फैक्ट्स हैं उनकी रीजनिंग पूरी क्लियर होनी चाहिए. जैसे ये प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, डिक्रीज हो रही है, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप? आपके पास आंसर ऑलरेडी है. बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the atomic size increases and the shielding effect of the inner electrons also increases. I write some elements और उन पर जरा आप इफेक्ट को ऑब्जर्व करिएगा.